विजय माल्या, एक ऐसा नाम जो कभी लग्जरी और सक्सेस का पर्याय था। यह नाम कभी लग्जरी और सक्सेस का दूसरा नाम था। माल्या का जीवन एक फेरी टेल की तरह था, जिसमें हर चीज में शानो शौकत और ऐशो आराम था। किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाते थे। उनकी पार्टियों में सेलिब्रिटीज और हाई प्रोफाइल गेस्ट्स का जमावड़ा होता था। माल्या को अपने पिता से यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप, जो कि एक लिकर एम्पायर था, विरासत में मिला। इस विरासत को उन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने इसे एग्रेसिवली एक्सपैंड किया। उनके नेतृत्व में कंपनी ने कई नए बाजारों में प्रवेश किया और अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने आइकॉनिक ब्रांड्स एक्वायर किए और ग्लोबल प्लेयर बन गए। उनकी कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपनी पहचान बनाई। लेकिन माल्या की एम्बिशंस सिर्फ लिकर तक सीमित नहीं थी। वो एविएशन, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट में भी अपनी पहचान बनाना चाहते थे। उन्होंने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। ये एयरलाइन उनके सपनों का एक और बड़ा हिस्सा थी। ये उनकी ग्लैमरस एविएशन वर्ल्ड की टिकट थी। किंगफिशर एयरलाइंस ने अपने लग्जूरियस सर्विसेज और हाई एंड अमेनिटीज के लिए जल्दी ही नाम कमाया। किंगफिशर अपने लैविश अमेनिटीज के साथ एयर ट्रैवल को रीडिफाइन करना चाहता था। ये एयरलाइन यात्रियों को एक नया और शानदार अनुभव देने का वादा करती थी। ये हाई लाइफ का टेस्ट प्रॉमिस करता था। यात्रियों को लग्जरी और कंफर्ट का एक नया स्तर प्रदान किया गया। माल्या एक ग्लोबल आइकॉन बन गए। उनकी पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में थी। वो अपने फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल और लैविश पार्टीज के लिए जाने जाते थे। उनकी पार्टियों में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज शामिल होते थे। उनके पास स्पोर्ट्स टीम्स, एक फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम और एक प्राइवेट आइलैंड भी था। ये सब उनकी वेल्थ और स्टेटस को दर्शाते थे। माल्या सपनों की जिंदगी जी रहे थे। उनके पास वो सब कुछ था जो एक व्यक्ति सपने में देख सकता है, लेकिन ये सपना डेट के फाउंडेशन पे बना था। उनकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स ने उन्हें भारी कर्ज में डाल दिया और जल्द ही इसमें दरारें आने लगी। कर्ज का बोझ बढ़ता गया और उनकी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर होती गई। जैसे जैसे किंगफिशर एयरलाइंस का विस्तार हुआ, मुसीबत के बादल मंडराने लगे। एयरलाइन इंडस्ट्री में भारी उथल पुथल थी। फ्यूल प्राइसेस आसमान छू रहे थे और कंपटीशन भी जबरदस्त था। किंगफिशर एयरलाइंस को सरवाइव करने में मुश्किलें आने लगी। 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस जमीन पर आ गया। कंपनी कर्ज में डूब चुकी थी। बैंक्स के पास अनपेड लोन्स का अंबार लग गया था। कभी माइटी रहा एयरलाइन क्रैश हो गया, अपने पीछे फाइनेंशियल डेवास्टेशन छोड़ गया। इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने माल्या पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप लगाए। चार्जेस काफी सीरियस थे, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड। वो आदमी जो कभी अनटचेबल लगता था, अब फ्यूजिटिव बन गया था। विजय माल्या लगातार अपनी बेगुनाही का दावा करते रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। माल्या का कहना है कि किंगफिशर एयरलाइंस हालातों का शिकार थी, न कि किसी धोखाधड़ी का। वे दावा करते हैं कि एयरलाइन की वित्तीय समस्याएं वैश्विक आर्थिक मंदी और उच्च ईंधन कीमतों के कारण हुई। उनका तर्क है कि उन्हें भारतीय बैंकिंग सेक्टर के बड़े प्रणालीगत मुद्दों का बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वे कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। माल्या का कहना है कि उन्होंने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया है। वे बताते हैं कि उन्होंने कई बार बैंकों के साथ समझौता करने की कोशिश की है। उनका दावा है कि बैंकों ने संपत्तियों की बिक्री करके और भी ज्यादा वसूली कर ली है, लेकिन आंकड़े अस्पष्ट हैं। वे कहते हैं कि बैंकों ने उनकी संपत्तियों को कम मूल्य पर बेचा। कर्ज की सटीक राशि विवादित है। माल्या का कहना है कि बैंकों ने ब्याज और जुर्माने को गलत तरीके से गणना किया है। बैंकों का कहना है कि माल्या ने जानबूझकर ऋणों का भुगतान नहीं किया और पुनर्भुगतान के लिए कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया। उनका आरोप है कि माल्या ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए धन का दुरुपयोग किया। वे कहते हैं कि माल्या ने अपनी लग्जरी जीवन शैली बनाए रखने के लिए कंपनी के धन का दुरुपयोग किया। उनका आरोप है कि उन्होंने कंपनी से पैसे निकाले। वे कहते हैं कि माल्या ने अपने व्यक्तिगत खातों में बड़ी रकम स्थानांतरित की। माल्या इन आरोपों को जोरदार तरीके से खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश चल रही है और उन्हें अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। लीगल बैटल काफी कॉम्प्लेक्स और लंबी है।
ये मामला कई कानूनी इंट्रिकेसीज और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स से भरा हुआ है, जो इसे और भी चैलेंजिंग बना देता है। ये मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस में फैला हुआ है। अलग अलग देशों के कानून और उनके लीगल सिस्टम्स इस मामले को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इंडिया माल्या को ट्रायल के लिए एक्स्ट्राडाइट करना चाहता है। इसके लिए कई डिप्लोमेटिक और लीगल स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। उनका तर्क है कि उसे अपने एलिजेड क्राइम्स का जवाब इंडियन सोइल पे देना होगा। इंडियन अथॉरिटीज का मानना है कि माल्या ने देश के कानूनों का उल्लंघन किया है। माल्या यूके से एक्स्ट्राडिशन के खिलाफ लड़ रहा है। वह यूके की लीगल सिस्टम का सहारा ले रहा है ताकि उसे इंडिया भेजा न जा सके। उसका कहना है कि उसे इंडिया में फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। वह दावा करता है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम इम्पार्शियल नहीं है। उसका तर्क है कि अगर वो वापस गया तो उसकी जान को खतरा होगा। माल्या का कहना है कि उसे पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार बनाया जा रहा है। लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क और सबूत पेश कर रहे हैं। ये केस इंडियन लीगल सिस्टम की पावरफुल इंडिविजुअल्स को अकाउंटेबल ठहराने की क्षमता का हाई प्रोफाइल टेस्ट बन गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि न्यायपालिका इस मामले में क्या निर्णय लेती है। इसने फाइनेंशियल क्राइम्स को परस्यू करने में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के चैलेंजेस को भी हाईलाइट किया है। यह मामला ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क्स और उनकी इफेक्टिवनेस पर भी सवाल उठाता है। सेक्शन 5, एक राजा का फिरौती, ऑनफर्स और आरोप। लीगल बैटल के दौरान माल्या ने डेट सेटल करने के कई ऑफर्स दिए। उनका कहना है कि वो हमेशा से चुकाने को तैयार रहे हैं, लेकिन बैंक्स ने इन ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। वो इंटरेस्ट और पेनल्टी समेत पूरा रिपेमेंट चाहते हैं। माल्या का तर्क है कि बैंक्स और इंडियन गवर्नमेंट पैसे रिकवर करने से ज्यादा उसे एक एग्जाम्पल बनाने में इंटरेस्टेड हैं। उनका कहना है कि वो उसे कॉर्पोरेट ग्रीड और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का पोस्टर बॉय बना रहे हैं। सेक्शन 6, किंगफिशर का भूत, दागदार विरासत। किंगफिशर एयरलाइंस के पतन ने इंडियन एविएशन इंडस्ट्री पर गहरा असर डाला है। इसने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया और बैंक्स को एयरलाइंस को पैसे देने में ज्यादा सतर्क बना दिया। कभी वाइब्रेंट रहा सेक्टर अब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया है। इस स्कैंडल ने माल्या की लेगेसी को हमेशा के लिए दागदार कर दिया है। जो आदमी कभी ग्लोबल स्टेज पर इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप का चेहरा था, वो अब कॉर्पोरेट फेलियर और एलिजेड फाइनेंशियल रॉन्गडूइंग का सिंबल बन गया है। सेक्शन 7, एग्जाइल में जिंदगी, आजादी की कीमत। विजय माल्या यूके में रह रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो उनके ग्लैमरस पास्ट से बहुत अलग है। वो इंडिया में एक वांटेड मैन हैं। उनकी मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हैं और उनकी रेप्यूटेशन खराब हो चुकी है। वो अपनी इनोसेंस पे अड़े हैं, कहते हैं कि वो हालातों का शिकार हैं। वो खुद को एक ऐसे सिस्टम का स्केपगोट बताते हैं जो करप्शन से भरा है। क्या वो इंडिया वापस आकर चार्जेस का सामना करेंगे या नहीं, ये अभी भी अनसर्टेन है। सेक्शन 8, न्याय की लड़ाई, प्रत्यर्पण और जवाबदेही। इंडियन गवर्नमेंट विजय माल्या का पीछा कर रही है। एक्स्ट्रेडिशन बैटल एक लंबा और कठिन प्रोसेस है। इसमें कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम्स और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस शामिल हैं। यह केस इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क्स का टेस्ट बन गया है। यह उन पावरफुल इंडिविजुअल्स को अकाउंटेबल ठहराने की डिफिकल्टीज को हाईलाइट करता है जो बॉर्डर्स के पार फाइनेंशियल क्राइम्स करते हैं। इसका आउटकम फ्यूचर केसेस के लिए सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस रखेगा। सेक्शन 8, न्याय की लड़ाई, प्रत्यर्पण और जवाबदेही। भारतीय सरकार विजय माल्या का पीछा कर रही है। प्रत्यर्पण की लड़ाई एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। इसमें जटिल कानूनी प्रणालियां और राजनीतिक विचार शामिल हैं। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे की परीक्षा बन गया है। यह उन शक्तिशाली व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने की कठिनाइयों को उजागर करता है जो सीमाओं के पार वित्तीय अपराध करते हैं। इसका परिणाम भविष्य के मामलों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। चलिए अब बात करते हैं बर्बादी से सबक, पारदर्शिता की पुकार। विजय माल्या की कहानी एक चेतावनी है। यह हमें बताती है कि बिना सोचे समझे एम्बिशन और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के क्या परिणाम हो सकते हैं। यह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत को दर्शाती है। यह एक मजबूत लीगल सिस्टम की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करती है जो फाइनेंशियल क्राइम्स को इफेक्टिवली प्रोसिक्यूट कर सके। यह केस भारत और दुनिया के लिए एक वेकअप